नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभावों में ही गुजरा है। समय अभाव के कारण उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती हैं। वो तो पूरे दिन रात कृषि कार्य में ही जुटा रहता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तसर रेशम पालन करके कमाएं अच्छी आय। गेंदा की फसल से अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य। खेती के साथ साथ किसान तसर रेशम कीट पालन करके अच्छी आय कमा सकते हैं। जो किसान रेशम कीट पालन कर रहे हैं उन्हें इससे अच्छा रेशा प्राप्त हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जेपी पांडे। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्जुन, आसन और साल की पत्तियों को खा करके तसर का कीट रेशम बनाने का काम करता है। तसर रेशम कीट पालन कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है, जिसमें लागत भी कम लगती है, लेकिन इससे अच्छी आय प्राप्त हो, इसके लिए रेशम कीट पालन से पहले कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। इस समय पे जो तसर कीट जो जिस पौधे पे खाता है, किसान भाइयों जब हम प्रक्षेत्र की तैयारी करते हैं उसमें सबसे पहली बात होती है कि जो प्रक्षेत्र में हमारे घास होती हैं, दूसरी वनस्पतियां होती हैं, उनको हम नष्ट करते हैं। खेत में जुताई गुड़ाई का कार्य करते हैं। आप अगर प्रक्षेत्र की तैयारी करते हैं, प्रक्षेत्र की तैयारी में आपको क्या करना है कि आप जहाँ पे कीट पालन करते हैं वहाँ पे लगभग 1 फीट ऊंची मेड़ आप बना दें, क्योंकि अगर चारों तरफ 1 फीट आप ऊंची मेड़ बना देते हैं तो उससे हमको बरसात के दिनों में जो बरसात होगी उसके पानी का संरक्षण होगा, दूसरा मृदा का क्षरण नहीं होगा और वो पानी हमारे खेतों में इकट्ठा होगा। साथ ही जो रेयरिंग किया हुआ जो हमारा प्रक्षेत्र होता है उसमें हम अगर साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो हमको अगले क्रॉप में जो अगली फसल होगी उसमें अधिक से अधिक हमको लाभ होगा और कोकून का उत्पादन होगा। किसान भाइयों जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे अगर अच्छे रहेंगे तो पौधे की पत्तियां अगर अच्छी रहेंगी तो हमको गुणवत्तापूर्वक पत्तियों को खा करके हमारा तसर कीट ज्यादा अच्छे कोसे बनाएगा। तसर रेशम कीट का पालन व्यवसाय से जो किसान जुड़े हैं वो इस समय कीट के पालन के लिए अर्जुन के वृक्षों की कटाई छटाई में जुटे होंगे, लेकिन अक्सर किसान कटाई छटाई के दौरान कुछ खामियां कर जाते हैं जिससे वृक्ष की शाखाएं सूखने लगती हैं। इसलिए कटाई छटाई के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतें, आइए जानते हैं। अगर हम पौधों की टहनियाँ हैं, अगर अनावश्यक जो पौधों की टहनियाँ हैं उनका कटाई छटाई का काम जो कि प्रायः मार्च अप्रैल के महीने में तैयार होता है, इसके लिए भी हम अपनी तैयारी कर लें और ऊपर से उसकी कटाई छटाई का कार्य भी हम कर लें। पहले अगर जिस प्रक्षेत्र में हम रेयरिंग किए हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर और चूना मिक्स करके उसमें उसका छिड़काव कर दें तो क्या है कि अगर कोई रोग है उस क्षेत्र में तो वह खत्म हो जाएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जैसे हमारे प्रक्षेत्र के लिए जो पौधों में सबसे ज्यादा जो प्रकोप यहाँ पे प्रकोप होता है दीमक का। दीमक के प्रकोप से हमारे पौधे कमजोर हो जाते हैं, तो दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए जले हुए मोबिल ऑयल का हम लेप लगा देते हैं। उससे बहुत हद तक हमको दीमक के प्रकोप से लाभ हो जाता है और प्रकोप कम हो जाता है। दूसरा है कि हम अगर पौधे के आसपास अगर हम खुदाई का काम कर देते हैं, उसकी जमीन को अगर हम उर्वरा बनाने के लिए अगर हम उस खुदाई का काम करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पौधे का विकास जो है अधिक होगा और प्रक्षेत्र स्तर पे हमारे यहाँ जो खाद्य पौधे की जो पत्तियां हैं उससे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको इकट्ठा करके उससे वर्मी कंपोस्ट बनाएं और 5 किलो प्रति पौधे की दर से हम उसका प्रक्षेत्र में हम उपयोग करें। इससे क्या होगा कि हमको ऑर्गेनिक तरीके से ही हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छा होगा और प्रति पौधे की दर से जो पत्तियों का उत्पादन होगा
होगा, अधिक होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा DFL की रेयरिंग कर सकते हैं। जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ प्रदान करने के लिए तत्पर होगा। आपका हमारे संस्थान में स्वागत है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जैविक खेती आज की जरूरत है और इस जरूरत को देखते हुए सरकार जैविक खेती के लिए जरूरी योजनाएं चला रही है, जिससे किसानों के सामने मुश्किलें ना आएं और आसानी से जैविक खेती को अपना सकें और लाभ ले सकें। तो आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विभाग सोलन हिमाचल प्रदेश के परियोजना उपनिदेशक डॉक्टर धर्मपाल गौतम से। भोजन हर किसी की जरूरत है, लेकिन भोजन अगर जहरीला होगा तो सेहत के लिए घातक बन जाएगा और आज अधिकतर लोग किसी न किसी रूप में थोड़ी मात्रा में जहर ले रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को आज कई तरह की जानलेवा बीमारियां हो रही है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए जैविक खेती आज की जरूरत बन गई है। आज जैविक खेती किसान कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम ही किसान कर रहे हैं, जिससे बाजार में जैविक उत्पादों की बहुत कमी है और कीमत भी अधिक है। ऐसे में आज जैविक खेती अपनाने की जरूरत है, जिससे किसानों को तो लाभ हो ही, उपभोक्ताओं को भी स्वादिष्ट और सेहत वाला भोजन मिले। यदि आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जुड़ना चाहते हैं, या आपके विचार में, या आपके दिमाग में बात आ गई कि हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे, तो हम थोड़ी सी इसके ऊपर विचार करेंगे और डिस्कस करेंगे अब सरकार आपकी क्या मदद कर सकती है। तो अगर हमारे पास पहाड़ी गाय या देसी गाय नहीं है तो हम इस विधि को नहीं कर सकते। जैविक खेती करनी है तो आपके यहाँ गाय का होना जरूरी है और देसी गाय हो तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि देसी गाय के गोबर और मूत्र में अधिक मात्रा में लाभदायक जीवाणु होते हैं, जिससे मिट्टी की उपज की क्षमता बढ़ती है। आप अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहन दे रही है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, इसमें हमारे पास पहाड़ी गाय या देसी गाय होना जरूरी है। तो उस देसी गाय को लेने के लिए सरकार की तरफ से जो अनुदान आपको दिया जा रहा है वो है 50%, मैक्सिमम 25,000 रुपये। अगर आपकी गाय 50,000 की गाय है तो सरकार आपको सब्सिडी दे देगी 25,000 रुपये। अगर 50,000 से ऊपर की है तब भी मैक्सिमम आपको 25,000 ही मिलेगा। इसके अलावा जहाँ इस गाय को आप बांधेंगे, जहाँ इस गाय को आप रखेंगे, उस गाय के, क्योंकि गाय का जो गोमूत्र है आपके काम की चीज़ है, गोबर काम की चीज़ है। गोबर तो कभी भी गाय देकर के आप इकट्ठा कर लेंगे, पर जो गाय का जो गोमूत्र है उसको इकट्ठा करने की थोड़ी दिक्कत है। उस गाय के फर्श को पक्का करने के लिए सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी 80% मैक्सिमम 8,000 रुपये सब्सिडी सरकार दे रही है, ताकि उसमें एक स्लोप दे करके, एक चैनल सी बना करके और बाहर एक थोड़ा टैंक सा बना करके उसमें आप कोई बर्तन रख ले, उसमें उसका जो गोमूत्र इकट्ठा होता रहे। 8,000 रुपये सब्सिडी उस गाय के गोमूत्र को इकट्ठा करने के लिए सरकार की तरफ से आपको मिल रही है। तीसरी सब्सिडी दे रही है आपको सरकार की, यदि आपने जैसे मैंने बात की आपको जीवामृत या अग्नि अस्त्र या ब्रह्मास्त्र या दूसरे अस्त्र जैसे 10 प्रनियारक, अगर आपने इस तरह के जो अस्त्र बनाने हैं उनके लिए आपको ड्रमों की जरूरत पड़ेगी। जो प्लास्टिक के ड्रम है उनमें पानी डाल करके यहाँ बना पाएंगे, तो इसके लिए सरकार आपको ड्रमों में जो है वो 75% जो अनुदान दे रही है। 75% अनुदान सरकार जो है इन ड्रमों के ऊपर। अगर आपका ड्रम की 1,000 रुपये का है तो उसमें 750 रुपये सरकार आपको सब्सिडी देगी और एक आदमी को 3 ड्रम तक सब्सिडी के ऊपर दिए जा रहे हैं। 2,250 रुपये सब्सिडी एक किसान को हम इसमें दे देंगे। इसके अलावा सरकार ने एक और व्यवस्था रखी है कि आप किसान हैं लेकिन आप कहीं नौकरी करते हैं, कहीं कुछ बिजनेस करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप गाय पाल सकें,
लेकिन आपके दिमाग में बात आ चुकी है कि हमने नेचुरल फार्मिंग करनी है। जो भी हमारे पास ज़मीन कम या ज़्यादा जो ज़मीन है उस ज़मीन में हमने प्राकृतिक खेती करनी है। तो उस प्राकृतिक खेती करने के लिए जब आप गाय नहीं पाल सकते तो क्या करेंगे? इसके लिए सरकार ने जो हमारे गांव में कोई सक्षम लोग है जिसके पास गाय है और वो अपने गाय के उस गौमूत्र से और गोबर से जीवामृत बना सकता है, घन जीवामृत बना सकता है, अग्निअस्त्र बना सकता है, नीमास्त्र बना सकता है, बनाए अपने पास रखे, बोतलों में भरे, किसी बर्तन में डाले और उसको बेचे। इस तरह से अगर कोई किसान ऐसा तैयार होता है उसके लिए सरकार उसकी मदद के लिए 10,000 रुपये सब्सिडी उसको अलग से दे रही है ताकि वो अपने घर में अपने खेतों में भी प्रयोग करें। और जो इस तरह के लोग हैं जो नहीं बना सकते हैं, गाय नहीं पाल सकते, उनको भी बहुत ही कम कीमत के ऊपर सरकार ने हर चीज़ का रेट फिक्स किया हुआ है। जैसे आपका जीवामृत है तो 2.5 रुपये लीटर है, अग्निअस्त्र है 35 रुपये लीटर है। इस तरह के पूरे रेट सरकार ने फिक्स कर रखे हैं। उस रेट के माध्यम से वो और बाकी किसानों के लिए उसको बेच सकता है। 10,000 रुपये सरकार उसको मदद देगी, बाकी अपने घर में बनाएगा, उसको बाहर के जाने की जरूरत नहीं है। इस खेती को सफल बनाने के लिए जैविक खाद, जैविक दवाएं तैयार की जाती है, जिससे फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति और रोग कीटों का नियंत्रण किया जाता है। इन चीजों को तैयार करने के लिए कृषि विभाग किसानों को ट्रेनिंग भी देता है, जिससे आप लाभ लेकर जैविक खेती को आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं एक और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, पैसों के लालच में जिंदगी भर हम जहर का प्रयोग करते रहते हैं, अपने खेतों में खादों को डालते रहते हैं, दुनिया भर की इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं। और भगवान न करे कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे परिवार में कोई ऐसा आदमी उस जहर से ग्रसित हो जाता है, कैंसर से पीड़ित हो जाता है, ऐसी कोई बीमारी, हार्ट की बीमारी फंस जाती है और हम प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए सारा पैसा देते हैं। जो हमने सारी कमाई की होती है सारा का सारा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटलों को चला जाता है और हम जीरो हो जाते हैं। तो इससे हम ऐसी पद्धति से अपनी खेती करें जिसमें ना कोई जहर हो, ना हमारा कोई पैसा ऐसे कहीं बेतुका कहीं ऐसे हॉस्पिटलों में जाए और हम भी स्वस्थ ना रहें। और अगर हम नेचुरली फार्मिंग से करेंगे तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बीमारियां भी नहीं फैलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा और प्रेम भाव बढ़ेगा हमारा। तो सभी से निवेदन है कि इस विधि को अपनाएं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने इस समय गेंदा की फसल लगा रखी है, उन्हें इस फसल से अधिक फूल उत्पादन मिले, इसके लिए किसान इस समय फसल में कौन कौन से जरूरी कार्य अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी गेंदे की फसल है इसकी बाजार में काफ़ी मांग रहती है और 12 महीने इसकी डिमांड रहती है मार्केट में। कुछ लोग इसे खुले फूल के रूप में बेचते हैं, कुछ माला के रूप में बेचते हैं, तो और गेंदे का उपयोग रंग निकालने के लिए भी किया जाता है। तो इसकी डिमांड 12 महीने रहती है। तो इसको गेंदे को उगाकर किसान भाई अच्छी उपज लेते हैं। और आजकल कई किसान भाई अपने अनाज और दालों वाली फसलों और सब्जियों से डाइवर्ट होकर फूलों वाली किस्मों फसलों पर जा रहे हैं और इसमें काफ़ी आमदनी भी है। किसान भाइयों, गेंदा की फसल से अधिक फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। तो आप इन सब कार्यों को किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं। किसान भाई, जैसे हमारी गेंदे की फसल में जो खरपतवार आता है तो इसके लिए खुरपी की सहायता से समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहें, जिससे कि हमारी जो फसल है उसकी वृद्धि अच्छे प्रकार से हो। और जो हमारे खरपतवार से जो हमारे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण में बाधित करते हैं, अपने खाद्य प्रोडक्टों का अवशोषण करते हैं, या और जो हमारे कीट हैं रोग हैं उनके बढ़ने के लिए एक आश्रय का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार खरपतवार नियंत्रण का विशेष रूप से ध्यान रखें। कई किसान भाई आजकल प्लास्टिक मल्च का भी उपयोग करते हैं। जो प्लास्टिक मल्च बिछाने से भी हमारे खरपतवार नियंत्रण काफ़ी हद तक होते हैं और जो भूमि में नमी को भी बनाए रखते हैं। इस प्रकार किसान भाई अपना प्लास्टिक मल्च का उपयोग करके भूमि में नमी भी बरकरार रख सकते हैं और जो खरपतवार आ रहा है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाई, इसमें जो अपने गेंदे की फसल में इस प्रकार का ध्यान रहे मिट्टी चढ़ाने का, क्योंकि जैसे ही हमारी फसल बढ़ने लग जाती है तो इसमें मिट्टी चढ़ाने का ध्यान दें, क्योंकि हम मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं तो कई बार हमारा पौधा
कमज़ोर पड़ के गिरने लग जाता है। तो किसान भाई इसमें मिट्टी चढ़ाने का विशेष रूप से ध्यान दें। जैसे ही हमारे पौधे से कमज़ोर दिखने लगे तो इसमें मिट्टी चढ़ाएं। और किसान भाई हमारी जो फसल है इसमें सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। गेंदे की फसल में 10 से 15 दिन में लगती है सिंचाई, या फिर अपनी मिट्टी के हिसाब से देख लें। ज़्यादा पानी ना दें, इसमें गेंदे की फसल में हमें हल्के पानी की आवश्यकता होती है। आजकल कई किसान ड्रिप इरिगेशन का भी उपयोग कर रहे हैं, तो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी सिंचाई कर सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन के साथ हम घुलनशील फर्टिलाइज़र आते हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई इसमें घुलनशील फर्टिलाइज़र का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर ड्रिप की सहायता से दे सकते हैं, या अलग देना चाहें तो 2 ग्राम प्रति लीटर का जो डोज रहता है वो अपने पौधे में दे सकते हैं। गेंदा की फसल अभी बढ़वार और पुष्पन की अवस्था पर चल रही है। इस समय फसल को रोग और कीट अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाई इसमें हमने कई तरह के कीट और बीमारी भी देखी गई हैं गेंदे में। इसमें एक बीमारी देखी गई है काला सड़न रोग। अगर ये बीमारी हमारे पौधे पर दिख रही है, इसमें क्या होता है, पत्ती काली पड़ जाती है और फिर धीरे धीरे पूरा पौधा मर जाता है। तो इसमें अगर बीमारी दिख रही है तो एक डायथनम M45 करके दवा आती है, इसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें तो ये बीमारी का नियंत्रण होता है। एक इसमें मकड़ी आती है, लाल मकड़ी, तो ये क्या करती है, पौधे पे जाला बना लेती है। तो इससे पौधे के हमारे जो फसल है नुकसान होता है और हमारा फूल सही प्रकार से नहीं आता। इसके लिए हमें रोगोर करके एक दवा आती है, जिससे 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करने से माइट का नियंत्रण होता है। इसमें एक सफ़ेद मक्खी, हरा फुदका भी कीट आते हैं। ये कीट भी पत्तियों का रस चूसते हैं, तो ये पत्तियाँ फिर हमारी मुड़ जाती हैं, और मुड़ने के कारण उसमें पौधे की पत्तियाँ मुड़ जाएंगी तो फूल अच्छा नहीं बनेगा। तो इसका नियंत्रण के लिए भी रोगोर करके एक दवाई आती है, इसका भी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा का स्प्रे करके प्रति लीटर के घोल को बना के स्प्रे करने से भी ये हमारा हरा फुदका और सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण होता है। किसान भाई इसमें कई बार जैसे हमारा फूल बनने लग जाता है, या हमारे पौधे की वृद्धि होती है, या मौसम में परिवर्तन आता है, तो इसमें एक इल्ली की समस्या भी देखी गई। अगर किसान भाई इस तरह की समस्या देखें अपनी फसल में, तो इल्ली के लिए एंडोक्सा करके दवा आती है, इसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर का घोल बनाकर स्प्रे करें तो ये इल्ली का नियंत्रण होगा। गेंदा के फूलों का अच्छा बाजार भाव मिले, इसके लिए किसान भाई फूलों की तुड़ाई कब और कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं। ध्यान देने वाली बातें ये रहती हैं कि हम इसकी तुड़ाई कब करें। इसके गेंदे की तुड़ाई जैसे हमारा फूल बनने लगे तो गेंदे की तुड़ाई या तो सुबह के समय या शाम के समय करें। और जो तुड़ाई है उसको तोड़ने के बाद टोकरियों में रखें, किसी कपड़े में ना बांधें, क्योंकि कपड़े में बांधने से उसका साइज़ बिगड़ जाता है। तो तुड़ाई के बाद उसको टोकरियों में रखें, छायादार स्थान पर रखें और अपने नज़दीकी मार्केट के हिसाब से या अपने मार्केट की डिमांड के हिसाब से उसको बेचें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बयाना जिला भरतपुर के रमेश चंद्र ने। आपके आम के बागों में फलों के गिरने की समस्या है और कीट रोगों का भी प्रकोप हो रहा है। आप इनकी रोकथाम के लिए जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई आम की फसल में मंजर आ चुके हैं और प्रभेद के अनुसार किसान भाई कुछ किसानों के जो आम के पौधे हैं उनमें फल मटर के आकार के आ रहे हैं। तो किसान भाई इस समय आम में मुख्य रूप से जो मधुआ कीट है उसका प्रकोप काफ़ी देखा जा रहा है, और इस कीट का प्रकोप अगर अधिक बढ़ जाएगा तो किसान भाई को काफ़ी नुकसान हो जाती है। ऐसे में किसान भाई अगर आपके फूल आम में नहीं खिले हुए हैं तो वैसे में आप इमिडाक्लोपिड नामक जो इंसेक्टिसाइड है उसका आप 3 लीटर पानी में 1 ml मिला करके अगर आप स्प्रे करते हैं तो मधुआ कीट से काफ़ी निजात मिलती है। फलों का गिरना। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं और आम के फल परिपक्वता की स्थिति में पहुँच जाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना,
त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। किसान भाई जिनके आम के पौधे पर फल मटर के आकार के आ चुके हैं, किसान भाई उनके लिए ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा वो फल गिरे नहीं, इसके लिए आप जो दवा आता है प्लानोफिक्स नामक दवा का 4.5 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से मिला करके आप उसमें स्प्रे करें। और दूसरी बात किसान भाई, जब अगर आपके खेत में फल जो है मटर के आकार के नहीं बने हैं, वैसे में आप उसके पहले बाग में सिंचाई न करें। जब फल आपके मटर के आकार के बन जाए उसके बाद ही बाग में नमी को संरक्षित करने के लिए आप सिंचाई करें। किसान भाई आप ये भी देख लें कि मधुआ कीट के अलावा आम में प्रायः मैंगो मिलीबग का दहिया कीट का प्रकोप होता है, जो जहाँ से आम की टहनियाँ निकलती है वहाँ पे अटैक करके और वो सारे पोषक तत्व को वो चूस लेता है, जिसके कारण से जो छोटे छोटे फल होते हैं वो जमीन पे गिरने लगते हैं। तो किसान भाई अगर उसमें आपको कहीं भी दहिया कीट का प्रकोप दिखाई दे तो वैसे पौधे पर आप प्रोफेनोफास नामक दवा का 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल बना करके और साथ ही साथ उसमें कोई स्टिकर मिला दें। मिलाने के बाद से जैसे आप छिड़काव करेंगे तो दहिया कीट से काफ़ी आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा वातावरण में आर्द्रता बढ़ने से चूर्णिल आसिता रोग, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है, का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। साथ ही मंजर और फल भी झड़ने लगते हैं। साथ किसान भाई जहाँ पे बारिश हुई है या नमी हल्का है वहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू नामक जो फफूंद है उसका भी प्रकोप काफ़ी देखा जा रहा है, जिसके कारण पत्तियाँ जो हैं वो और साथ ही साथ जो मंजर है वो भी सफ़ेद हो जाता है। तो वैसे में आप सल्फर 80% 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर कैरेथान नामक दवा, ये इसका डोज जो है 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके अगर आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी आम की अच्छी उपज होगी। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पशुपालकों के लिए कैसे लाभकारी है इनाफ योजना। धनिया का बीज उत्पादन करने की तकनीक।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे